15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में एक कुख्यात माफिया को पुलिस रिमांड के दौरान गोली मार दी गई थी। सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके छोटे भाई को भी 3 हमलावरों ने मौत की घाट उतार दिया था। हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, जिसने अपनी जवानी में अपराध की दुनिया में कदम रखा और अपना दबदबा कायम करते हुए फिर सियासत में एंट्री ली। विधायक बना, सांसद भी बना, लेकिन उसके गुनाहों ने उसका साथ नहीं छोड़ा और पुलिस हिरासत में होने के बावजूद दोनों भाइयों को उस समय अस्पताल में ठोक दिया गया जब उन्हें मेडिकल कराने के लिए ले जाया जा रहा था। कौन था अतीक, कैसे बना माफिया, क्या था उसका बैकग्राउंड, कितना बड़ा था उसका साम्राज्य और कैसे हुआ उसके साम्राज्य का खात्मा, देखिए रिपोर्ट। ये कहानी है अपराध की दुनिया के उस नाम की जिसका खौफ उसके उभरते समय भी दिखा, जो खौफ उस समय भी कायम रहा जब वो राजनीति की दुनिया में आ चुका था। और तो और उसकी मौत के बाद भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। उसकी मौत के बाद भी उसके गुर्गे अभी भी मौका पाकर मनमानी करते हैं, धमकी देकर वसूली करते हैं। अतीक अहमद वो नाम था जिसकी एक समय खूब तूती बोला करती थी। ये वो दौर था जब अतीक का नाम प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी में गूंजता था। कहा जाता है कि उस वक्त अतीक जिस भी जमीन, घर या बंगले पर हाथ रख देता था उसका मालिक उसे खाली करके चला जाता था। चाहे अपराध की दुनिया हो या राजनीति की, अतीक जो कहता वही होता। उसका कद इतना ऊंचा हो गया था कि कानून को भी बौना साबित कर दे रहा था। लेकिन सबके दिन बदलते हैं, अतीक के भी बदले। वो जगह जो पहले आबाद रहा करती थी अब वो वीरान पड़ी है। माफिया अतीक अहमद की हत्या को 2 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अतीक के बाद अतीक के परिवार का क्या हुआ। तो हम इस वक्त अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर मौजूद हैं। चकिया में ये वही बंगला है जहां पर अतीक और अतीक का परिवार रहा करता था और 2 बीघे में ये पूरा बंगला जो था, जिसको कोठी कह सकते हैं, वो फैला हुआ था। लेकिन अतीक के रहते हुए इसको पीडीए के बुलडोज़रों ने ढहा दिया था और अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब इसको गिराया गया था इसका मलबा अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। और अगर अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की बात करें तो शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या के बाद से लगातार फरार है। शाइस्ता पर इनाम घोषित किया गया, कई टीमें बनाई गई, कई बार पुलिस को, एसटीएफ को, इंटेलिजेंस की टीम को शाइस्ता की लोकेशन भी मिली, लेकिन शाइस्ता पुलिस की पकड़ में नहीं आई। और शाइस्ता के साथ साथ जो अतीक के भाई अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा भी फरार है, साथ में आयशा नूरी जो अतीक अहमद की बहन है वो भी फरार हैं। सब पर इनाम घोषित किया जा चुका है, लेकिन तीनों महिलाएं जो अतीक अहमद के परिवार से हैं उनका कोई सुराग मिल नहीं पाया है। तो जिस अतीक अहमद का साम्राज्य 3000 करोड़ रुपए का था, आज उसकी कोठी की ये स्थिति है कि यहाँ पर कोई मलबा उठाने वाला भी नहीं है। अतीक अहमद की पैदाइश तब के इलाहाबाद में 10 अगस्त 1962 की है। एक सामान्य से परिवार में जन्मे अतीक के वालिद फिरोज अहमद तांगा चलाते थे। परिवार की रोजी रोटी का यही साधन था। अतीक की पढ़ाई घर के करीबी स्कूल में हुई और 10वीं में फेल भी हुआ था। गलत लोगों की संगत और अमीर बनने का शॉर्टकट रास्ता तलाशता लूट, अपहरण और रंगदारी जैसी घटनाओं में शामिल होने लगा। अपराध तो बहुत किए, लेकिन 1997 में उस पर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज किया गया। अतीक का सारा कारोबार उसके ऑफिस से ही हुआ करता था, जहां पर उसके गुर्गे मौजूद रहा करते थे। वो जगह भी आज वीरान पड़ी है। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के उस दफ्तर के आगे जिसका जो आधा हिस्सा है, लगभग आधे से थोड़ा सा कम है, उस हिस्से को अतीक अहमद और उमेश पाल की हत्या से पहले ही डिमोलिश कर दिया था पीडीए ने। तो आप देख सकते हैं कि आधा टूटा हुआ ये दफ्तर आज भी यहाँ पर मौजूद है। और जिस ज़माने में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, अतीक अहमद की पूरे प्रयागराज भर में, पूरे इलाहाबाद में तूती बोलती थी, तो यहाँ पर तमाम अधिकारियों का दरबार लगता था, तमाम नेता यहाँ पर पहुँचते थे, सभाएं होती थी और तमाम तरह के कार्यक्रम इस दफ्तर में देखे जाते थे। अतीक से मिलने वाले लोगों के लिए यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी की गई थी और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं, एक तरह से कह सकते हैं 5 स्टार जो सुविधाएं होती हैं वो इस दफ्तर में मौजूद थी। रहने की भी व्यवस्था थी और यहाँ पर ऑफिस भी था।
तो लंबे समय तक ये अतीक अहमद के घर से थोड़ी सी दूरी पर है, इसलिए लंबे समय तक ये जो है वो केंद्र बना रहा अतीक अहमद से जुड़ी गतिविधियों का। और अगर बात करें तो यहाँ पर जो तमाम डिसीजंस होते थे पार्टी से जुड़े और चुनाव से जुड़े, वो यहाँ पर होते थे। तमाम नेता, उस दौर के जो नेता हैं, बड़े नेता जो अलग अलग पार्टियों के थे, जिनसे अतीक अहमद का संबंध था, वो यहाँ पर अतीक अहमद के साथ मिलने आते थे। और जब 2017 के बाद से, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई, तब से इस दफ्तर के भी बुरे दिन शुरू हो गए। पीडीए ने इस निर्माण के एक हिस्से को अवैध माना, जिसका नक्शा नहीं पास था, और उसको डिमोलिश कर दिया। अतीक ने जब अपराध की दुनिया में अपना दबदबा बनाना शुरू किया था, उस वक्त पुराने इलाहाबाद में चांद बाबा की तूती बोला करती थी, जिससे पुलिस भी परेशान थी। पुलिस का साथ देकर अतीक को चांद बाबा से बड़ा गुंडा बनने में देर नहीं लगी, लेकिन वही अतीक जल्दी उसी पुलिस के गले की फांस बन गया। 1986 में पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन दिल्ली तक पहुँच होने के कारण वो जेल से बाहर आ गया। यहीं से अतीक ने राजनीतिक जीवन में पदार्पण किया। समाज को अतीक की हत्या से कुछ सीख तो लेना चाहिए। समाज को इसलिए सीख लेना चाहिए कि अगर कभी भी बुरे रास्ते पर चलेंगे तो उसका अंत कुछ इस तरह से ही होना है, और वो भी ऐसे राज्य में जहां अपराध पर बिल्कुल कंट्रोल करने की जीरो टॉलरेंस की नीति हो। ऐसी जगह पर ये सबके लिए एक नई सीख है, नया सबक है कि आप ऐसे रास्ते पर बिल्कुल न चलिए। और ये समाज देख भी ले कि अंत जो हुआ सो हुआ, बच्चों का कितना बुरा हुआ, उन बच्चों का भविष्य कहाँ चला गया। और अगर अतीक अहमद वही सही रास्ते पर होते तो आज बच्चों का भविष्य किधर होता। बच्चे जिस दिशा में जा रहे थे, बच्चे जिस दिशा में, अभी भी उनकी सोच में कितना आक्रामकता है, कितनी सोच में परिवर्तन है, लेकिन अगर वो इस दिशा से भटक करके सही रास्ते पर आ जाएंगे। भटकना उनको इसलिए पड़ेगा क्योंकि समाज में सही रास्ता ही अपनाना लोगों के लिए एक सही संदेश है। 28 साल का नामी हिस्ट्री शीटर अतीक अहमद सियासत में आने को बेताब था। उसने सियासी पार्टियों को भी टटोला, लेकिन बदनामी के डर से किसी ने भी उसे टिकट नहीं दिया। तब उसने निर्दलीय पर्चा भरा। मुकाबला चांद बाबा से था। अपने अपराध के बल पर उसने चुनाव जीता, और उसके कुछ समय बाद ही खबर आई कि चांद बाबा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इसके बाद अतीक के खौफ का विस्तार तेजी से होने लगा। साल 1991 और 1993 में भी वो निर्दलीय चुनाव जीता। साल 1996 में अतीक साइकिल पर सवार हुआ और एसपी के टिकट पर विधायक बना। 1999 में अपना दल से प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं मिली, और 2002 में 5वीं बार इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधायक बना। साल 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद एसपी के टिकट पर इलाहाबाद की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत गया, और इलाहाबाद पश्चिम की सीट पर अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। अतीक अहमद के जाने के 2 साल बाद क्या बदलाव आया, अगर आपको इसको ठीक से समझना है तो आप कांग्रेसी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का वो बयान, वो कविता सुने, जिसमें वो बता रहे हैं कि सिविल लाइंस में बैठ के भी या पूरे ज़िले में कहीं भी रह के वो बड़ा महफूज, बहुत सुरक्षित महसूस करते थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अतीक अहमद है। अतीक अहमद का खौफ, अतीक अहमद की बात सिर्फ चकिया तक सीमित नहीं थी, दूर दूर तक। देखें, राजू पाल से पहले, बाद में उमेश पाल भी था, पर राजू पाल से पहले अतीक अहमद पे जितनी हत्याओं के आरोप थे, उनमें से कोई हिंदू नहीं था। सब के सब मुस्लिम थे, और ज़्यादातर उसमें अपराधी भी थे। दूसरी बात, सिर्फ अतीक की बात नहीं थी, अतीक के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था, उनकी ज़मीनों पे कब्ज़ा कर रहा था, उनसे फिरौती ले रहा था, उनसे प्रोटेक्शन मनी ले रहा था, उनसे हफ्ते ले रहा था, और कुल मिलाकर उस इलाके यानी चकिया और कमोबेश पूरे शहर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। 2002 में शहर पश्चिमी के ही राजू पाल ने सियासत में एंट्री ली, जिसके खिलाफ अतीक ने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाया। राजू पाल जीत गया और अपने भाई की हार अतीक को नागवार गुजरी। 25 जनवरी 2005 में राजू पाल की हत्या कर दी गई। हत्या के 10 दिन पहले ही राजू पाल की शादी हुई थी। राजू पाल की मौत के बाद उपचुनाव हुआ। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने चुनाव लड़ा, लेकिन इस बार अशरफ को कामयाबी मिली।
हालांकि 2007 में पूजा पाल चुनाव जीत गई। 2012 में भी अतीक अहमद खुद शहर पश्चिमी से जेल से रहकर चुनाव में उतरा, लेकिन पूजा पाल ने हरा दिया। 2014 में श्रावस्ती से लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन समय बदल चुका था। बीजेपी के प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा। अब ऐसे में जो उसके 2 बालिग लड़के थे वो दोनों जेल में हैं, उनकी पत्नी फरार हैं, अशरफ की पत्नी फरार हैं, तमाम लोग फरार चल रहे हैं, या वो फरार में हैं या जेल में हैं। और शासन और प्रशासन, सरकार पूरी तरह से अभी भी जिसे कहना चाहिए दबाव बनाए हुए है। वो बिल्कुल भी इसको फ्री हैंड नहीं देना चाह रहे, या ऐसा नहीं मानना चाह रहे कि चलो अतीक चला गया, बात खत्म हो गई। 2007 तक एसपी सरकार के रहते अतीक अहमद आजाद था, लेकिन सरकार बदलते ही उसका बुरा वक्त शुरू हो गया और उसे पार्टी से निकाल दिया गया। अतीक पर 20,000 का इनाम भी रखकर मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। उसके ऊपर 100 से अधिक मामले दर्ज थे। उसके ऊपर 1979 में चाँद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या और 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। 2017 में एसपी ने अतीक को कानपुर कैंट से विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था, लेकिन 14 दिसंबर 2016 को इलाहाबाद के शी आर्ट्स कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद उसे एसपी ने पार्टी से निकाल दिया और फरवरी में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया। हाई कोर्ट ने सारे मामलों में उसकी जमानत कैंसिल कर दी, तब से वो जेल में ही था। साल 2017 में योगी सरकार बनने के बाद जब फूलपुर से सांसद रहे केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम बने तो फूलपुर लोकसभा की सीट खाली हो गई। 2017 में हुए उपचुनाव में अतीक ने जेल से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा भरा और फिर हारे। इतना ही नहीं, 2019 में अतीक ने वाराणसी से मोदी के खिलाफ नामांकन किया और जमानत जब्त करा बैठे। इस तरह से यहाँ अतीक के सियासी जीवन का अंत हो चुका था। लेकिन अतीक की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई थी। सीएम योगी के राज में अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच शुरू हुई और सदन में खुद सीएम मोदी ने एसपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जिस माफिया को एसपी ने पाला है उसे मिट्टी में मिलाकर रहूंगा। क्या ये सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर वो कहती है इसे हाउस में कह रहे हैं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, मतलब क्या हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी और कुछ दिनों बाद ही अतीक और उसके भाई अशरफ की 3 युवकों ने गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी थी जब उसे मेडिकल कॉलेज के लिए अस्पताल लाया जा रहा था। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज में कॉलविन हॉस्पिटल के गेट के ठीक सामने और आज से ठीक 2 साल पहले माफिया अतीक अहमद और अशरफ की इसी अस्पताल के गेट के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो आप देखें तो जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहीं पर वो पुलिस की गाड़ी यहाँ पर रुकी थी जिसमें पुलिस कस्टडी में अतीक और अशरफ को लाया गया था। उनका मेडिकल होना था। चूँकि उमेश पाल हत्याकांड में वो पुलिस रिमांड पर थे तो पुलिस के लोग उनको यहाँ से जीप से लेकर अंदर जा रहे थे। दोनों अतीक और अशरफ को यहाँ जीप से उतार कर पैदल ले जाया जा रहा था। इस दौरान मीडिया का भी जमावड़ा यहाँ पर था। मीडिया कर्मी अतीक अहमद और अशरफ को घेरे हुए थे, उनसे बाइट कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। इसी दौरान मीडिया कर्मी की वेश में 3 शूटर्स आते हैं और अतीक और अशरफ पर पुलिस कर्मियों के बीच जो मौजूद थे, पुलिस कस्टडी में थे, उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं और इसी स्थान पर जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं यहीं पर उन पर फायरिंग होती है और अतीक अशरफ यहां पर गिर पड़ते हैं और बाद में उनकी मौत हो जाती है। तो जो शूटर्स थे वो भागने का प्रयास नहीं करते हैं बल्कि सरेंडर कर देते हैं और कुछ धार्मिक नारे लगाते हैं और बाद में पुलिस की पूछताछ में बताते हैं कि अपराध जगत में अपना नाम करने के लिए उन्होंने अतीक और अशरफ की हत्या की थी। हालांकि जिस तरह से उनके पास से जो हथियार मिला था वो जिगाना पिस्टल थी जो 8 लाख रुपए जिसकी कीमत होती है और जो तीनों शूटर्स थे उनकी माली हालत ऐसी नहीं थी कि वो 8 लाख की पिस्टल खरीद पाते। लेकिन जिस तरह से पूरी हत्या हुई थी, जिस तरह से हत्याकांड सामने आया था, उसके बाद कई सवाल भी उठे थे और जिस तरह से अतीक और अशरफ की हत्या हुई उसके बाद पुलिस ने उन तीनों शूटर्स को जेल भेज दिया था।
अतीक अहमद इंटर स्टेट गैंग IS 227 का सरगना था। उसकी और उसके भाई अशरफ की कुलदाबाद थाने में हिस्ट्री शीट थी। अब इसी थाने में अतीक के बड़े बेटे अली और दूसरे नंबर के बेटे उमर की भी हिस्ट्री शीट है। अतीक अहमद की हिस्ट्री शीट का नंबर 39 और अशरफ की हिस्ट्री शीट का नंबर 93B था। बेटे अली पर अब तक 11 और उमर पर 3 केस दर्ज हैं। अली की हिस्ट्री शीट 48B है और उमर की हिस्ट्री शीट 57B है। योगी सरकार अब तक अतीक की 1600 करोड़ रुपए के ज्यादा की गैर कानूनी संपत्तियों पर बुलडोजर चला चुकी है। उसके करीबियों की अवैध संपत्तियों को भी जमींदोज कर दिया गया है, जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, भाई अशरफ अहमद और उसकी पत्नी के नाम पर बनाई गई संपत्तियां हैं। अतीक का एक बेटा असद, जो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी था, पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। अतीक के 2 बेटे अली और उमर जेल में हैं और बाकी 2 बेटे जो उस वक्त नाबालिग थे, एहजान और अबान, उन्हें प्रशासन में बाल गृह में रखा था, जिन्हें बालिग होने पर छोड़ दिया गया। अतीक की पत्नी शाइस्ता फरार है, जिस पर 50,000 का इनाम है, और अशरफ की फरार पत्नी जैनब और अतीक की फरार बहन आयशा नूरी पर 25-25 हजार का इनाम है। और इस तरह अतीक का पूरा परिवार और साम्राज्य बिखर गया। हम इस वक्त मौजूद हैं प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में, वही कब्रिस्तान जहां पर अतीक अहमद और अशरफ को सुपुर्दे खाक किया गया था। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये अतीक और अशरफ की कब्रें हैं, कच्ची कब्रें हैं, और कब्र के पीछे 2 पत्थर भी लगाए गए हैं। हालांकि पत्थर पर अभी कुछ लिखा नहीं है, सादे पत्थर हैं। ऐसा लगता है कि किसी ने प्रयास किया है कि अतीक अहमद और अशरफ की कब्र पर कम से कम उनका डिटेल जो एक परिचय होता है वो तो लिखा जाए कि ये अतीक और अशरफ की कब्र है, लेकिन किसी वजह से अभी तक जो पत्थर हैं उस पर कुछ लिखा नहीं गया है। और आप देखें कब्र के जो चारों तरफ है ये बबूल का जो कांटे हैं उसको लगाया गया है, बबूल की टहनियाँ। चूँकि ये जो कसारी मसारी का कब्रिस्तान है ये एक तरह से बबूल का जंगल है, और सिर्फ ये कब्रिस्तान ही नहीं, ये पूरा कसारी मसारी इलाका उन दिनों जब अतीक अहमद की अपराध में एंट्री हुई थी या कहते हैं शुरुआत हुई थी, उस समय ये बड़ा जंगल था और काफ़ी बड़ा जो इलाका था वो कसारी मसारी में आता था। हालांकि बाद में यहाँ पर तमाम अपार्टमेंट्स और जो कमर्शियल बिल्डिंग है वो बन गई आसपास, लेकिन आप देखें तो ये बबूल की झाड़ियाँ जो हैं वो चारों तरफ दोनों कब्रों के लगाई गई हैं ताकि कोई यहाँ पर आगे ना जाए, कोई जानवर न जाए। और इसी अतीक और अशरफ की कब्र के ठीक पीछे अतीक अहमद के तीसरे नंबर के बेटे असद को यहाँ पर सुपुर्दे खाक किया गया था, यहाँ पर दफनाया गया था। यहीं पर अतीक अहमद के पिता की भी कब्र है। तो एक तरह से ये पारिवारिक कब्रिस्तान है। लेकिन आप देखें तो कब्रों की स्थिति देखकर, जो यहाँ पर पत्थर लगाया गया है उसकी स्थिति देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि अब यहाँ पर कोई इनका हाल लेने वाला नहीं है। तमाम लोग जो परिवार के होते हैं वो कई बार कब्रों पर आते हैं, फूल चढ़ाते हैं, दिए जलाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है आप देख सकते हैं बियाबान जंगल जैसा ये कब्रिस्तान है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही अतीक के दिन संकट में आए थे। अतीक भले ही आज नहीं है, लेकिन उमेश पाल का परिवार आज भी खौफ में है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में हम मौजूद हैं, उमेश पाल के घर के सामने, ठीक उसी स्पॉट पर जहां 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और उमेश पाल कचहरी से लौटे थे। तो उमेश पाल के साथ उनके जो सरकारी गनर्स भी जो है वो मारे गए थे। उमेश पाल कचहरी से लौटे थे और यहाँ पर उनकी गाड़ी रुकी थी, और जैसे ही वो यहाँ पर गाड़ी से उतरते हैं इसी दौरान जो पास की जो दुकान है उसमें शूटर गुलाम मौजूद था और बाहर उस्मान खड़ा था। उस्मान उमेश पाल पर पहली गोली चलाता है और उसके बाद जो बाकी के शूटर्स हैं, चाहे गुड्डू मुस्लिम की बात कर लें, अरमान की बात कर लें, साबिर की बात कर लें, वो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें ना सिर्फ उमेश पाल की मौत हो जाती है बल्कि उनके दोनों सरकारी गनर्स भी मारे जाते हैं। यहाँ तक कि एक सरकारी गनर जब अंदर गली में उमेश पाल के घर की तरफ भागता है तो उस पर बम से हमला किया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। तो बाद में उमेश पाल को जब कई गोलियां लग जाती है, उमेश पाल भाग करके इस स्पॉट तक पहुंचते हैं। तब तक अतीक अहमद का तीसरे नंबर का लड़का जो है असद, वो गाड़ी से उतरता है, पिस्टल अपनी लोड करता है और यहाँ पर उमेश पाल इसी पिलर के पास टिके हुए थे, लेकिन वो उनको क्लोज रेंज से सटा करके कई गोलियां मारता है और बाद में उमेश पाल के अस्पताल में मौत हो जाती है।
तो उमेश पाल का परिवार आज भी इसी घर में रहता है। उनको सरकार की तरफ से सुरक्षा दी गई है। यहाँ पुलिस और पीएससी के लोग 24 घंटे तैनात रहते हैं ताकि किसी तरह की मुश्किल ना हो। लेकिन जब हमने उमेश पाल के परिवार से बात की कुछ दिन पहले, तो उन्होंने बताया कि उन्हें अभी भी एक तरह से अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा जो है वो सताता रहता है, खतरा बना हुआ है और डर जो है वो बना हुआ है, क्योंकि अभी भी जो 3 शूटर्स हैं, साबिर, गुड्डू मुस्लिम और अरमान, वो फरार हैं। तीनों पर 5-5 लाख रुपए का इनाम है। इसके अलावा जो है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी ज़ैनब और अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी, तीनों फरार हैं। इन तीनों पर भी इनाम है और ये तीनों जो है, जब तक ये तीनों शूटर्स और ये तीनों पकड़ नहीं लिए जाते, उमेश पाल के परिवार का मानना है, उनकी माँ और पत्नी से हमारी बात हुई थी, उनका कहना हमारे लिए खतरा जो है बरकरार है। और जब परिवार को, बच्चों को बाहर वो लेकर जाते हैं या बच्चे स्कूल जाते हैं, तो उनके मन में एक तरह से डर बस बना रहता है, क्योंकि उनका कहना है कि अतीक और अतीक का गैंग बदला लेने के लिए जाना जाता है। इस लिहाज से जब तक बाकी जो फरार शूटर्स हैं, अपराधी हैं और जो आरोपी हैं, वो गिरफ्तार नहीं कर लिए जाते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, वो निश्चिंत नहीं रह सकते। हालांकि सरकार ने सुरक्षा दे रखी है परिवार को। पुलिस और पीएससी के लोग यहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहते हैं, लेकिन उनका कहना है कि 24 घंटे सुरक्षा में आखिर वो कब तक रहेंगे। और अतीक की हत्या 15 अप्रैल को हुई थी, 2 साल हो गए, तो 2 साल से लगातार वो सुरक्षा के घेरे में रहते हैं। लेकिन वो लगातार इस बात की मांग करते हैं कि बाकी के शूटर्स और जो अतीक की पत्नी है ज़ैनब, जो है अशरफ की पत्नी, और जो बहन है, तीनों अतीक की बहन जो है आयशा नूरी, जब तक इन सब की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, तब तक उनके मन में कहीं ना कहीं एक तरह से डर बना रहेगा कि ये लोग कहीं दोबारा से उनके ऊपर कोई हमला ना करे, कोई घात ना लगाए। क्योंकि अतीक और अतीक का गैंग जिस तरह से बदला लेने के लिए जाना जाता है, अपने दुश्मनों से वो बदला लेते हैं और कई बार कई तरह के तरीके भी अपनाते हैं। ऐसे में उनके मन में एक तरह से अभी भी डर है और जब तक इन सब के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, उनके परिवार का कहना है, उनकी पत्नी और उनकी मां का कहना है कि तब तक वो निश्चिंत होकर सो नहीं सकते। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।